हेलो दोस्तों, इस वीडियो से यार मैं आपका डीप लर्निंग का पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो डीप लर्निंग का सिलेबस का लिंक यार मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इजीली सिलेबस को चेक कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपकी डीप लर्निंग में यूनिट 1 है वो पूरी की पूरी आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के ऊपर है, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। उसका लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में दे भी दिया है, आप वहाँ से इजीली उसको चेक कर भी सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ जो कुछ बचे कुछ टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के वो, और कुछ टॉपिक्स यूनिट 2 के, यार वो मैं सब इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन, देन है आपका डीप एंड शैलो न्यूरल नेटवर्क में डिफरेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है, डीप लर्निंग के अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से हैं, देन है आपका एक कंसेप्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। वैसे तो यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे मशीन लर्निंग में करवाना था, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन मशीन लर्निंग में नहीं दिया हुआ है, ये टॉपिक हमें डीप लर्निंग की यूनिट 1 में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। देन आपका ग्रेडियंट डिसेंट और अलग अलग तरह के टाइप्स उसके, एंड फाइनली यार रेगुलराइजेशन। तो सबसे पहले अगर डीप लर्निंग के इंट्रोडक्शन की बात करें तो यार डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग और इट कैन बी सेड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग। मतलब सिंपल सी भाषा में इतनी सी बात है यार कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, या आप कह सकते हो कि स्पेशल काइंड ऑफ मशीन लर्निंग है। इट वर्क्स टेक्निकली इन द सेम वे एज मशीन लर्निंग डज, बट विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज एंड अप्रोचेज। जिस तरह मशीन लर्निंग काम करता है सेम उसी तरह आपके डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स भी काम करती है, बट इसकी कुछ अलग अप्रोचेज हैं, कुछ इसमें अलग कैपेबिलिटीज हैं, तो उन सबको देखेंगे कैसे कैसे आपकी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स काम करती हैं। Deep learning models are capable enough to focus on the accurate features themselves by requiring a little guidance from the programmer। मतलब डीप लर्निंग मॉडल्स में होता क्या है कि वो एक तो आपके इनपुट के जो फीचर्स हैं उनको एक्यूरेट आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके साथ साथ प्रोग्रामर से, मतलब जो हम एंड यूजर इसकी कोडिंग करेंगे, जो भी हम जब इसको रियल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो इसको प्रोग्रामर से बहुत कम गाइडेंस चाहिए। मतलब मशीन लर्निंग में क्या होता था, मशीन लर्निंग में हमको हर चीज अपने आप बतानी होती थी कि भाई इस स्टेप पर ये होगा, इस स्टेप पर ये होगा, इसमें ये होगा, बट इसमें वो चीज थोड़ी सी हल्की है। ठीक है, डीप लर्निंग इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स एंड द आइडिया बिहाइंड द मोटिवेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज द बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स विच इज नथिंग बट अ ब्रेन सेल। मैंने बताई दिया है कि डीप लर्निंग जो है वो आपका न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से इंप्लीमेंट होता है, और न्यूरल नेटवर्क का वाला पार्ट मैंने आपको पूरा का पूरा ऑलरेडी कवर कर दिया है। वहाँ बताया भी था कि जो न्यूरल नेटवर्क का मोटिवेशन था वो आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन था, जो कि हमारा मतलब सिंपल ब्रेन सेल है। यार इसको जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वाली वीडियो नहीं देखी कि भाई कितने तरह के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं, कैसे आपकी वहाँ पर बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम काम करती है, अगर आपने यार वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो देखने में सही में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उसको एक बार जरूर देख लेना, देन आप इस वीडियो पर दोबारा आ सकते हो। ठीक है, देखो एग्जाम्पल समझते हैं डीप लर्निंग का। लेट सपोज यार ये आपकी एक इनपुट लेयर है, ये आपकी हिडन लेयर है, ये भी हिडन लेयर है, और ये एक आपकी आउटपुट लेयर है। मैंने करा क्या, मैंने लेट सपोज बहुत सारे बंदों की इमेज दी है इनपुट लेयर को। अब उसने सबसे पहले क्या करा, पैटर्न्स ऑफ लोकल कंट्रास्ट, मतलब उसने कुछ लोकल कंट्रास्ट, मतलब उनके फेस के कलर के बेस पर, भाई किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, उसके बेस पे उन्हें इनको अलग अलग कर दिया। आप देख भी रहे होंगे जो ये यहाँ पे 6 ग्रुप अलग अलग बन रहे हैं, इन सब में अलग अलग तरह के कुछ बंदे हैं। ठीक है, जब हमने इसको हिडन लेयर में दिया तो इसने इस वाले डेटा में कुछ प्रोसेसिंग करी, और इसने उनकी ईयर, नोज, माउथ, इन सब के मतलब जो उसके फेशियल फीचर हैं उनके बेस पर उनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब हमने एक और हिडन लेयर को दिया तो उसने क्या करा, उसने जो यहाँ पे इनपुट आया था, जो इसका आउटपुट आया था, उसमें और ज्यादा प्रोसेसिंग करी और ज्यादा एक्यूरेट, मतलब उन्हें पर्सन को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करा। और फाइनली मुझे आउटपुट लेयर में यार फाइनली जो मुझे बंदे क्लासीफाई करने हैं, भाई कौन से मेल हैं, कौन से फीमेल हैं, कौन से जो भी हैं, तो ये सब आपका आउटपुट लेयर में आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इसके 2 आर्किटेक्चर हैं, एक है आपका शैलो न्यूरल नेटवर्क और एक है आपका डीप न्यूरल नेटवर्क। सिंपल सी भाषा में देखो, सही बताऊं तो वैसा कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं कि भाई डीप न्यूरल नेटवर्क की डेफिनेशन ये है और शैलो की ये है, बट फिर भी एक जनरल हम ऐसे बोलते हैं कि शैलो न्यूरल नेटवर्क वो होता है जिसमें आपकी एक हिडन लेयर होती है, एक हिडन लेयर बोल लो या फिर बहुत कम हिडन लेयर, मतलब एक या फिर 2। ठीक है, और डीप न्यूरल नेटवर्क, डीप मतलब गहरा, मतलब ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आपकी हिडन लेयर्स हैं, जैसे किसी में 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आपकी हिडन लेयर्स होंगी उसको बोलते हैं आपका डीप न्यूरल नेटवर्क। मैंने ये बात आपको पहले ही बोलती कि यार जिस भी न्यूरल नेटवर्क में आपकी जितनी नंबर ऑफ हिडन लेयर ज्यादा होती हैं उसका एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे जितने भी आपके डीप लर्निंग में मॉडल्स हैं डीप लर्निंग के, वो ज्यादातर आपके डीप न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही बेस हैं। ठीक है, अब समझते हैं आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर क्या है। देखो, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर द 2 मेन कंसेप्ट ऑफ डेटा साइंस एंड सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों एआई के सबसेट हैं। कई बार होता क्या है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन तीनों को हम सोचते हैं एक ही टर्म है, बट अंतर क्या है यार कि जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है,
और जो डीप लर्निंग है वो आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है। ठीक है, इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ टेक्निक विच इनेबल्स मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या करती है, चीजों को करने की कोशिश करती है। सबसेट ऑफ एआई टेक्निक विच यूज स्टैटिकल मेथड्स टू इनेबल मशीन्स टू इंप्रूव विद एक्सपीरियंस। और डीप लर्निंग क्या करती है, सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विच मेक द कंप्यूटेशनल ऑफ मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क फिजिबल। ठीक है सर, इसको याद रखना कि मशीन लर्निंग आपका एआई का सबसेट है और डीप लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का सबसेट है, क्योंकि ये चीज आपके एमसीक्यू में बहुत आसानी से पूछी जा सकती है। अब बात आती है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जब हमने अंतर देखा, उसमें उनकी वर्किंग में क्या अंतर है। देखो यार, अगर लेट सपोज मैंने अपने किसी मॉडल को कोई गाड़ी दी कि भाई इसको आइडेंटिफाई करो, तो मशीन लर्निंग का मॉडल क्या करता है, पहले उस गाड़ी के सारे फीचर को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो उसको एक मॉडल को देता है एंड देन वो मॉडल जो हमने फीचर एक्सट्रैक्ट करे हैं उसके बेस पर उसकी प्रोसेसिंग करता है और फाइनली आउटपुट बताता है कि भाई वो आपकी गाड़ी है या फिर नहीं है, मतलब क्लासीफाई करता है कि कार है या नहीं है। बट डीप लर्निंग में क्या है, डीप लर्निंग में जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है ये कोई अलग नहीं है, मतलब हमें फीचर एक्सट्रैक्ट अलग नहीं करने होते। हम डायरेक्ट सपोज मैंने गाड़ी दी इनपुट मॉडल को, मॉडल ही अपने आप फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा और मॉडल ही अपने आप क्लासिफिकेशन और जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी वो सब कुछ मॉडल ही करेगा। सिंपल सा मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की वर्किंग में इतना अंतर है कि मशीन लर्निंग में हमें फीचर एक्सट्रैक्शन अपने आप अलग करने पड़ रहे थे, बट डीप लर्निंग में मॉडल आपका अपने आप ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन मॉडल अपने आप कर लेगा और फाइनली आपको आउटपुट बता देगा कि भाई वो जो आपने इनपुट दिया है वो गाड़ी है या फिर नहीं है। अब बात करते हैं कि किसी प्रॉब्लम के लिए मुझे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर डीप लर्निंग एल्गोरिथम सेलेक्ट करनी चाहिए, तो मुझे कैसे पता लगेगा। देखो यार, अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा है और आपके पास गुड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, मतलब आपका जो सिस्टम है, आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़ी है और आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आप डीप लर्निंग मॉडल एल्गोरिथम को यूज करना। मतलब अगर ये दोनों यस हैं तो डीप लर्निंग यूज करना। अगर इनमें से कोई एक चीज़ में आपको दिक्कत है, भाई डेटा ज़्यादा नहीं है या फिर आपकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार डीप लर्निंग मॉडल्स में जो प्रोसेसिंग टाइम होता है या फिर जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत तगड़ी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी। अभी आप जब आगे समझेंगे, आगे CNN वगैरह को, तो उसमें देखेंगे कि यार हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में तो कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करी जो आपकी CNN और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आपकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके डीप लर्निंग के मॉडल्स की। तो यार अलग अलग मॉडल्स हैं आपके। एक है CNN जिसको हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं, एक है आपका RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फिर है ऑटो एनकोडर और एक है आपका क्लासिकल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, डीप लर्निंग की एप्लीकेशन यार सेल्फ ड्राइविंग कार, मतलब जो गाड़ी अपने आप चलती है वहाँ पे हम डीप लर्निंग एप्लीकेशन यूज करते हैं। वॉइस कंट्रोल असिस्टेंस, ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन जनरेशन एंड ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन। तो यार ये कुछ एप्लीकेशन है, जनरल एप्लीकेशन, जहाँ पर हम आपकी डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। यार लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें क्या बताया था आपको कि रिग्रेशन की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर, एक है लॉजिस्टिक। बिल्कुल सही बात है, बट अंतर क्या है यार, लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर एक जनरल देखें तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। मतलब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको हम रिग्रेशन टेक्निक में इसलिए लगते हैं क्योंकि इसके मॉडल इस तरह डिजाइन हुआ है। देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम विच कम्स अंडर द सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब यार लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अंतर क्या है। लीनियर रिग्रेशन मतलब आपको कोई एक वैल्यू मिलेगी, जैसे यार लेट सपोज मैंने आपको बताया कि भाई इस मकान में आपके 4 कमरे हैं, ये है वो है, आपने पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि मैंने आपको सारे फीचर बताए और फिर मैंने आपसे पूछा क्या आप घर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे। मतलब जहाँ पे यस और नो, मतलब कुछ हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, वहाँ पर आता है आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और लीनियर रिग्रेशन मतलब जहाँ पर हमें कोई एक सिंगल वेरिएबल हमें आउटपुट में मिलेगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स द आउटपुट ऑफ अ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, देयरफॉर द आउटपुट मस्ट बी कैटेगोरिकल और डिस्क्रीट वैल्यू, इट मस्ट बी आइदर यस और नो, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, वही जो मैंने आपको बताया है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू 0 and 1, इट गिव्स द प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यूज विच लाई बिटवीन 0 and 1। मतलब हम बोलते हैं कि यार 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 हम होगा, बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में यार ये ट्रू फॉल्स 0 1 ये नहीं देता, बट कि कुछ एक प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू देता है जो आपकी 0 और 1 के बीच में ही होती है। Logistic regression is much similar to linear regression except that how they are used. Linear regression is used for solving regression problems, whereas logistic regression is used for solving the classification problem. ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आपका logistic regression की हेल्प से हम आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बात वो आपसे पूछ सकता है कि क्या हम logistic regression की हेल्प से आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते।
अगर देखो इसका ग्राफ देखें तो यार ये इसका एक एस शेप ग्राफ है, ठीक है, एक्स और वाई मतलब एक्सिस है कुछ आपके, और ये आपका ग्राफ है यार, ये की थ्रेशोल्ड वैल्यू है कुछ 0.5, और इससे नीचे एक ग्राफ है जहाँ पे वाई इक्वल टू 0.3 है, और यहाँ पे आपका वाई इक्वल टू 0.8 है। मतलब आप देखो तो ये ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में ही है। मैंने बोला कि 0 से 1 एग्जैक्ट ना देके ये आपको कुछ 0 से 1 के बीच की रेंज देता है, ठीक है, तो आपका ग्राफ भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ फिटिंग अ रिग्रेशन लाइन वी फिट एन एस शेप्ड लॉजिस्टिक फंक्शन विच प्रिडिक्ट्स टू मैक्सिमम 0 और 1, ठीक है। ये आपका एक लॉजिस्टिक फंक्शन होता है यार, और लॉजिस्टिक फंक्शन बिल्कुल सिग्मोइड फंक्शन की तरह ही होता है। जो आपकी सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की इक्वेशन थी 1/1 प्लस ई की पावर माइनस इनपुट, वही सेम इक्वेशन आपकी लॉजिस्टिक फंक्शन की होती है। Logistic regression uses the concept of predictive modeling as regression. Therefore, it is called logistic regression. But it is used to classify samples. Therefore, it falls under the classification algorithm. ठीक है, मतलब ये आपका प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का कंसेप्ट यूज करता है, इस वजह से हम इसको रिग्रेशन टेक्निक, रिग्रेशन के अंदर रखते हैं, बट वैसे ये आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका है। तो लॉजिस्टिक फंक्शन क्या है? सिग्मोइड फंक्शन। द सिग्मोइड फंक्शन इज एन मैथमेटिकल फंक्शन यूज्ड टू मैप द प्रिडिक्टिव वैल्यूज टू प्रोबेबिलिटी। मैंने आपको जब एक्टिवेशन फंक्शन बताया था, जब भी बताया था कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, और वही बात सेम आपकी लॉजिस्टिक फंक्शन के ऊपर लग रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक फंक्शन और आपका सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन दोनों सेम ही चीज है। द वैल्यू ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मस्ट बी बिटवीन 0 and 1 which cannot go beyond this limit, so it forms a curve like the S form. The S form curve is called the sigmoid function or the logistic function. ठीक है, मतलब जो आपका ये S शेप कर्व था, इसको आपका लॉजिस्टिक फंक्शन या फिर आपका सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो आपका 3 तरह का है, एक है आपका बाइनोमियल, एक है मल्टीनोमियल और एक है ऑर्डिनल। बाइनोमियल क्या है? इन बाइनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देयर कैन बी 2 पॉसिबल टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल सच एज 0 और 1, पास और फेल। मतलब जो आपके, जैसे मैंने बोला कि भाई मकान का एरिया इतना है, उसकी प्राइस इतनी है, तो बताओ आप घर खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? तो जो आप घर खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो आपकी 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक आपका घर के साइज पर और एक उस घर की कॉस्ट पर। तो आपके 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। मल्टीनोमियल क्या है? इन मल्टीनोमियल देयर कैन बी 3 और मोर पॉसिबल अनऑर्डर्ड टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे कैट, डॉग, शिप, कि भाई लेट्स सपोज मैंने आपको बहुत सारी इमेज दी और मैंने आपको बोला कि बताओ इनमें से कौन सी कैट है, कौन सी डॉग है, कौन सी शीप है। तो आप क्या करोगे? अपनी जितनी भी आपकी टोटल इमेज है आप उन सबको क्लासीफाई करोगे कैट, डॉग और शिप में, ठीक है। एक आपका ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब यार आपकी कुछ पॉसिबल ऑर्डर टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, जैसे लो, मीडियम और हाई। भाई मैंने कुछ आपको इनपुट दिया और मैंने बोला बताओ ये आपका लो है, मीडियम है, हाई है, मतलब कुछ आपका ऑर्डर टाइप है, मतलब कि लो, मीडियम, हाई, ठीक है, ऐसी इस तरह का। अब मैं बात करता हूँ आपकी ग्रेडियंट डिसेंट की। अगर ग्रेडियंट डिसेंट की बात करें तो यार ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ लोकल मिनिमम ऑफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था यार कि जब आपकी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम होती है उसमें लास्ट में कुछ एरर आती है, उस एरर को जो हम दिखाते हैं वो दिखाते हैं आपकी कॉस्ट फंक्शन की हेल्प से। अब ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या है? सिंपल सी भाषा में ग्रेडियंट डिसेंट का काम इतना है कि जो आपका कॉस्ट फंक्शन है उसको रिड्यूस करना। उसको रिड्यूस करते कैसे हैं यार? उसको रिड्यूस करने के लिए हम जो आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपका वेट और बायस वाली चीज थी, हम उन 2 वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो लिखा भी है, विद ग्रेडियंट डिसेंट यू स्टार्ट विद द कॉस्ट फंक्शन आल्सो नोन एज लॉस फंक्शन और एरर फंक्शन बेस्ड ऑन सेट ऑफ पैरामीटर्स। द गोल इज टू फाइंड द पैरामीटर वैल्यूज दैट मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। मतलब जो हमारा एरर फंक्शन है या कॉस्ट फंक्शन है, लॉस फंक्शन है, हमें उसकी वैल्यू को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। अब देखो इसको समझो यार, यहाँ पे मैंने आपको 2 ग्राफ दिए हैं, तो ये आपका बता रहा है कि ये आपका वेट है और ये आपकी कुछ कॉस्ट है, ठीक है। अब हुआ क्या? अगर लेट सपोज आपकी यहाँ पर वेट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी डब्ल्यू की वैल्यू है, तो यार इस डब्ल्यू की वैल्यू पे आपकी कॉस्ट ये है, मतलब आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब मुझे करना क्या है? मुझे इस कॉस्ट को कम करना है। जब मैं कम करूँगा तो मुझे क्या करना है? मुझे इस कॉस्ट को कम करने के लिए मुझे अपनी डब्ल्यू की वैल्यू को कुछ बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा मतलब मैं धीरे 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 बढ़ाता गया, और एक टाइम ऐसा आया इस वाले पॉइंट पे कि आपकी डब्ल्यू की वैल्यू सबसे, मतलब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता चेंज, इस डब्ल्यू की वैल्यू पर आपकी कॉस्ट वैल्यू सबसे कम आ रही है, ठीक है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का काम है, मतलब जो आप डब्ल्यू की वैल्यू को सबसे ऊपर से लेके आप सबसे नीचे तक चेंज कर रहे हो, इसी को बोलते हैं बेसिकली हम आपका ग्रेडियंट डिसेंट। अब एक्चुअली में होता क्या है, जो आपके फंक्शन होते हैं वो आपके 2 तरह से होते हैं, एक होता है आपका कॉन्वेक्स फंक्शन और एक होता है कॉनकेव फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन वो होता है जिसमें आपका मिनिमा एक ही होता है। अब देखो इस ग्राफ में आपका मिनिमा एक ही है, और एक ये ग्राफ है जिसमें आपका एक है लोकल मिनिमा और एक है ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम आपका कॉनकेव फंक्शन। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज आपकी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। आप
कम करी, आप यहाँ पर आए। जैसे ही आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपको पता लगा कि यार आपकी डब्ल्यू की वैल्यू कम हो गई। जैसे ही आपने फिर डब्ल्यू की वैल्यू कुछ चेंज करने की कोशिश करी, दोबारा से कॉस्ट वैल्यू बढ़ती चली गई। मतलब आप जब यहाँ पर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस हो गया, मतलब मिनिमाइज हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। बट दिक्कत क्या है कौन के फंक्शन में, क्योंकि यहाँ पे दो मिनिमा थे, एक था आपका लोकल मिनिमा और एक था आपका ग्लोबल मिनिमा। जो आपकी वैल्यू छोटी आई है इस समय कॉस्ट फंक्शन की, वो आपकी लोकल मिनिमा के बेस पर आई है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यार जिस वैल्यू पर मैं हूँ वो आपकी लोकल मिनिमा है या फिर ग्लोबल मिनिमा है? तो यार इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास तीन एल्गोरिथम्स हैं। एक है आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट, एक है आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट और एक है आपका मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे इन तीनों का एक ओवरव्यू दे दूंगा। वैसे हमारे सिलेबस में जो लिखा है वो सिर्फ हमारा स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट ही लिखा है। लिखा भी यार, हाउ कैन वी अवॉइड लोकल मिनिमा एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट द ऑप्टिमाइज वेट बेस्ड ऑन ग्लोबल मिनिमा। भाई बिल्कुल सही बात है ना। जब मैं आपका लोकल मिनिमा के बेस पे आपकी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू देख रहा हूँ तो मुझे वो सही लग रही है, बट एक्चुअल में सही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में सही वो जब होगी जब मैं हमेशा ग्लोबल मिनिमा के हिसाब से देखूंगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है यार कि मैं अपना लोकल मिनिमा को छोड़कर हमेशा ग्लोबल मिनिमा को देखूं। तो उसके लिए तीन आपके अलग अलग तरह के ग्रेडियंट डिसेंट हैं। तो सबसे पहले है आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट। इन बैच ग्रेडियंट डिसेंट वी यूज द एंटायर डेटा सेट टू कंप्यूट द gradient of the cost function for each iteration of the gradient descent and then update the weights। मतलब इसमें हम करते क्या है, इसमें हम आपका पूरा का पूरा मतलब जो डेटा सेट है वो एक साथ दे देते हैं। अभी बताऊंगा, देखो सीधा से ग्राफ से बता देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये ग्राफ है, आपकी W की वैल्यू यहाँ पे इनिशियल है, ठीक है। जब इस ग्राफ में मैं W की वैल्यू बड़ी बड़ी चेंज करूंगा, मतलब एक बार यहाँ पे थी, अगले स्टेप में यहाँ पर आई, अगले स्टेप में यहाँ पर आई, अगले स्टेप में यहाँ पर आई, फिर यहाँ आई, इसको बोलते हैं आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट। मतलब मैंने कुछ बैच माना, मतलब कुछ एक डेटा सेट माना और मैंने उस पूरे डेटा सेट को, उस पूरे बैच डेटा सेट को मैंने एक साथ दे दिया और उतने मतलब उतने साइज का जंप लिया, जंप बोल लो, मतलब उतना साइज उनने छोड़कर उनने जंप कर W की वैल्यू पर। मतलब पहले यहाँ पर थी, फिर आपकी यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, ठीक है। दूसरा है यार आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में क्या होता है, हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ जंप मारेंगे, मतलब कुछ में, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मतलब पहले आपकी यहाँ पर थी, फिर हम बहुत थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ पर आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। इसको बोलते हैं आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब इन दोनों में मतलब लिमिटेशन क्या है, देखो जब मैं आपका बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहा हूँ तो उसमें दिक्कत क्या है, जब मैं आपकी लंबी लंबी छलांग मार रहा हूँ तो हो सकता है कि जब मैं आपका बहुत ज्यादा मतलब ये छोड़ रहा हूँ बीच में डिफरेंस, तो एक टाइम ऐसा आ जाए कि जब मेरा लोकल मिनिमा मेरे से रह जाए। मतलब लेट्स सपोज आप यहाँ पर थे और जब आपने अगला जंप मारा तो आपका सीधा यहाँ पर आ गई वैल्यू, तो ये क्या हुआ, जो बीच का लोकल मिनिमा वाला पार्ट था वो आपका छूट गया। ये लिमिटेशन है आपकी बैच ग्रेडियंट डिसेंट की। और स्टोकास्टिक की लिमिटेशन क्या है, स्टोकास्टिक की लिमिटेशन ये है कि यार क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब स्टोकास्टिक में हमें लोकल मिनिमम हमेशा मिलेगा तो, लेकिन बहुत टाइम बाद मिलेगा। मतलब स्टोकास्टिक आपका टाइम ज्यादा ले रहा है। और बैच में लिमिटेशन क्या है, बैच में लिमिटेशन ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो मिनिमम वाला पॉइंट है वो आपका मिस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपकी थर्ड अप्रोच जो है वो है आपकी मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, उसको यूज करते हैं। वो आपका मतलब हमने क्या करा, दोनों का बीच का लिया। मतलब ना तो मैं बहुत बड़ा छलांग मारूंगा और ना ही मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मतलब मैं कुछ बहुत छोटे छोटे अलग अलग बैच बनाऊंगा, उसमें करूंगा, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो आपका मिनिमम वाला पार्ट है वो आपको हमेशा मिल जाएगा। तो मिनी बैच ग्रेडियंट इज अ वेरिएशन ऑफ स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट वेयर इंस्टेड ऑफ सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल मिनी बैचेज ऑफ सैंपल इज यूज्ड। भाई मतलब सिंगल ट्रेनिंग एग्जांपल जो आपका एक एक स्टेप आप कर रहे थे उसको, उसकी बजाय मैं मिनी बैच ऑफ सैंपल, मतलब मैंने बहुत छोटे छोटे बैच बनाए सैंपल्स के, उनके बेस पे मैं आपकी W की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो यार ये अंतर है इन तीनों में। एक बड़ा ओवरव्यू था वैसे समझने के लिए बनाया, और डिटेल के लिए मैं बाद में रेफरेंस दूंगा, वहां से आप रेफरेंस को आराम से पढ़ सकते हो, तो आपको और अच्छी डिटेल में वहां से आराम से इसको देख भी सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रेगुलराइजेशन का। Regularization is the one of the most important concept in machine learning. It is a technique to prevent the model from overfitting by adding extra information to it. यार रेगुलराइजेशन एक कंसेप्ट है आपके एल्गोरिथम में ओवरफिटिंग से बचने के लिए। ओवरफिटिंग होती क्या है, ओवरफिटिंग जब होती है जब आपका मॉडल चीजों को याद करने की कोशिश करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसा हमने देखा था कि डिसीजन ट्री में ओवरफिटिंग हुई थी, तो क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पे आपका जो ट्री था वो चीजों को याद करने की कोशिश कर रहा था, किसके बजाय कि वो चीजों को जनरलाइज कर दे आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में। भाई
अगर मुझे पता है कि मेरा इनपुट ये है और मेरा आउटपुट ये है, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि मैं अपने इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई एक जनरलाइज रिलेशन बना दूं, जिससे कि मुझे हर चीज याद करने की जरूरत ना पड़े। तो यार बेसिकली ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को यूज करने का एक तरीका है रेगुलराइजेशन। समटाइम द मशीन लर्निंग मॉडल परफॉर्म्स वेल विद द ट्रेनिंग डेटा बट डज नॉट परफॉर्म वेल विद द टेस्ट डेटा। मतलब जो हम डेटा ट्रेनिंग के टाइम पर देते हैं उस समय तो आपकी कई बार मशीन लर्निंग का मॉडल अच्छा काम करता है, बट टेस्ट डेटा पर आपका वो मॉडल परफॉर्म अच्छा नहीं करता। इट मीन्स द मॉडल इज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट व्हेन डील्स विद अनसीन डेटा बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉइज इन द आउटपुट एंड हेंस द मॉडल इज कॉल्ड ओवरफिटेड। होता क्या है, जब आपका जो मॉडल है जब वो आपके टेस्ट डेटा पर काम अच्छी तरह नहीं करता, तो वो करता क्यों नहीं? क्योंकि यार उसके आउटपुट में कुछ या तो नॉइज आ गई या कुछ दिक्कत आई है। तो यार इसको बोलते हैं हम आपका मॉडल आपका ओवरफिट हो गया, मतलब उसने आपकी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करा जो हमें एक्यूरेट आउटपुट चाहिए था। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी डील विद द हेल्प ऑफ रेगुलराइजेशन टेक्निक। तो रेगुलराइजेशन की टेक्निक से हम उसको यार इजिली सोल्व। तो यार अब बात करता हूँ मैं आपके टाइप्स ऑफ रेगुलराइजेशन की। तो आपका ये दो तरह से है, एक है आपका रिज रिग्रेशन और एक है आपका लासो रिग्रेशन। रिज रिग्रेशन का दूसरा नाम है आपका L2 रेगुलराइजेशन और लासो का है L1 रेगुलराइजेशन। तो इसका याद रखना यार कि L1 और L2 रेगुलराइजेशन का अलग अलग नाम क्या है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो यार रिज रिग्रेशन में क्या है कि ये आपकी लीनियर रिग्रेशन का एक टाइप है जिसमें हम बहुत छोटे अमाउंट में बायस को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि मेरे मॉडल की एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाए। और लासो में हम क्या करते हैं, लासो में यार लासो भी आपकी रीच की तरह ही है, बट जो इसमें पेनल्टी टर्म है, मतलब जिसकी वजह से आपका आ रहा है, हम करते क्या है उसमें हम जो आपका एब्सोल्यूट वेट है सिर्फ उसको रखने की कोशिश करते हैं, ना कि हम स्क्वायर ऑफ वेट करेंगे। मतलब मैं वेट का स्क्वायर नहीं करूंगा, बट जो आपका एब्सोल्यूट वेट है बस मैं उसको ही रखूंगा आपके पेनल्टी टर्म्स में। तो यार ये अंतर है आपका रिज रिग्रेशन में और लासो रिग्रेशन में। तो यार ये सब मुझे आपको इस वीडियो में बताना था। ये यार कुछ इसके यहाँ पे रेफरेंसेज हैं जहाँ से मैंने पढ़ा है और जहाँ से हेल्प से मैंने यार ये पीपीटी बनाई है। इन रेफरेंस को आप एक बार रेफर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो थैंक यू यार, इस वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में यार मैं आपका डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यार आपका यूनिट 2 का पार्ट है और उसको पूरा देखेंगे कैसे आपका CNN काम करता है। ठीक है, तो यार दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।